भाई स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक बिल्कुल ही नया टॉपिक, जो कि है व्यापार चक्र क्या है, जिसे हम लोग बिजनेस साइकिल कहते हैं। इससे पहले हम लोग 4 टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं और थोड़ा सा इस समय डिले इसलिए हो रहा है, थोड़ा सा मुझे काम पड़ जाता है। और कोशिश यही रहती है कि जितनी जल्दी हो सके आपका सिलेबस कंप्लीट कर सके, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे वीडियोज आ रही है, थोड़े दिनों बाद बल्क में वीडियोज आने लगेंगी हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की। आपको पता है सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, मुझे कराना है बस, ठीक है, कर लेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम लोग का। व्यापार चक्र क्या है, व्यापार चक्र यानी बिजनेस साइकिल क्या होता है वो देखेंगे। और बाजार व्यवस्था में व्यापार चक्र क्यों उत्पन्न होते हैं, और जो बाजार व्यवस्था अर्थव्यवस्था है, जो बाजार अर्थव्यवस्था है, उसमें जो ये व्यापार चक्र होते हैं वो क्यों उत्पन्न होते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं कि व्यापार चक्र जिसे हम लोग बिजनेस साइकिल कहते हैं वो क्या है। तो व्यापार चक्र का अर्थ है किसी देश की अर्थव्यवस्था में समय समय पर आने वाले उतार चढ़ाव, जिसे बूम और रिसेशन कहते हैं, उसका क्रमिक दोहराव। व्यापार चक्र का अर्थ है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में समय समय पर टाइम टू टाइम आने वाले जो उतार चढ़ाव होते हैं, जिसे बूम और रिसेशन कहते हैं, उसका जो क्रमिक दोहराव होता है उसे व्यापार चक्र कहते हैं। यह एक ऐसा आर्थिक चक्र है जिसमें देश की व्यापारिक गतिविधियों में क्रमशः वृद्धि और गिरावट आती रहती है। और एक ऐसा आर्थिक चक्र है जिसमें देश की व्यापारिक गतिविधियों में क्रमशः लाइन से क्या आती रहती है, गिरावट आती रहती है। ठीक है, तो सरल शब्दों में बोले तो व्यापार चक्र वह प्रक्रिया है, सरल शब्दों में बोले तो व्यापार चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें अर्थव्यवस्था कभी तेजी से बढ़ती है तो कभी धीमी हो जाती है, फिर मंदी में जाती है और फिर से सुधार होकर आगे बढ़ती है। तो सरल शब्दों में बोले कि बिजनेस साइकिल या व्यापार चक्र वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी क्या होती है, कभी तेजी से बढ़ती है, कभी धीमी हो जाती है, फिर मंदी हो जाती है, फिर मंदी में जाती है और फिर से सुधार होकर आगे बढ़ती है। इसमें क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल कहते हैं। समझ में आ गया? चलो भाई आगे चलते हैं। तो व्यापार चक्र के चरण क्या होते हैं, फेजेस क्या होते हैं, उसको देखते हैं। फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। तो व्यापार चक्र मुख्यतः 4 चरणों में बटा होता है। जो व्यापार चक्र होता है वो मुख्यतः 4 चरणों में बटा होता है। पहला चरण विस्तार एक्सपेंशन। पहला क्या है, विस्तार एक्शन। विस्तार यानी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब विस्तार होना। तो विवरण इसका देखेंगे तो क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में तेजी आती है। इसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था में तेजी आती है, उत्पादन, आय, मांग और निवेश में भी क्या होती है, साथ ही साथ वृद्धि होती है। इसी के बाद देखते हैं कि शिखर यानी पीक क्या होता है। यह उस स्थिति को दर्शाता है जब वृद्धि अपनी चरम सीमा पर होती है। पीक या शिखर उस स्थिति को दर्शाता है कि जब वृद्धि अपनी चरम सीमा पर होती है। मंदी या रिसेशन क्या होता है, उत्पादन, मांग, निवेश और रोजगार घटने लगते हैं। उत्पादन हो गया, मांग हो गया, निवेश हो गया और रोजगार जैसी चीजें वो क्या होती हैं, घटने लगते हैं। और आर्थिक गतिविधियां क्या हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं। जिसमें निचला स्तर देखेंगे यानी जो ट्रफ और डिप्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं। तो मंदी के बाद की सबसे निचली स्थिति, मंदी के बाद की सबसे निचली स्थिति जहां अर्थव्यवस्था ठहर सी जाती है, सब लोग क्या कहते हैं, निचला स्तर कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं मंदी। पुनः विस्तार, तो सरकार या बाजार की पहल से सुधार होता है, जब सरकार या बाजार की पहल में क्या होता है, सुधार आता है, उसी से अर्थव्यवस्था फिर से बढ़ने लगती है। तो एक फेजेस चलते हैं, पहले तो या तो विस्तार होगा, शिखर पे पहुंचेगी, फिर मंदी आएगी, फिर निचला स्तर पे आएगी, फिर पूरा विस्तार होगा। ऐसे करते करते पूरे फेजेस व्यापार चक्र के लाइन से चलते रहते हैं। समझ में आ गया? चलो भाई आगे चलते हैं। व्यापार चक्र को समझने के लिए एक उदाहरण देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो उदाहरण क्या कह रहा है कि कल्पना करो उदाहरण के लिए कि एक देश की अर्थव्यवस्था में क्या है, शुरुआत में उद्योग में उत्पादन और बिक्री बढ़ रही है। कल्पना कर लो, ये मान लो या इमेजिन कर लो कि जो शुरुआती दौर है या शुरुआत में क्या, जो उद्योग है उनमें उत्पादन और जो बिक्री है, मतलब प्रोडक्शन भी हो रहा है, जो बिक्री है वो जो बिच रहा है सब कुछ, उसमें क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। उत्पादन बिक्री दोनों बढ़ रही है। तो इससे क्या, इसका मतलब क्या हो रही है, इकोनॉमी में विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। और कुछ समय बाद जो उत्पादन में आय चरम पर पहुंच जाते हैं, मतलब कुछ समय बाद जो उत्पादन और आय, मतलब प्रोडक्शन तो है ही और संग में आय, वो क्या हो जाते हैं, चरम पर पहुंच जाते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, शिखर पर पहुंच गया, पीक पे आ गए हैं। फिर अचानक महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, इकोनॉमी में अचानक महंगाई बढ़ जाती है, मांग घटती है और उद्योगों को नुकसान होता है, यानी कि ये मंदी का स्तर हो गया। और नौकरी छूटती है, खर्च घटता है, अर्थव्यवस्था ठहर सी जाती है, सब लोग क्या कहते हैं, निचला स्तर यानी डिप्रेशन में चली गई है इकोनॉमी।
और फिर सरकार राहत पैकेज देती है, लोग खर्च करने लगते हैं और सुधार शुरू होता है, जब लोग पुनः विस्तार कहते हैं, री एक्सपेंशन कहते हैं। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से आपको ये उदाहरण मैंने समझा दिया बिजनेस साइकिल के लिए। अब लोग देखते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र क्यों उत्पन्न होते हैं। जो बाजार व्यवस्था यानी जो मार्केट इकोनॉमी है उसमें उसमें जो है क्यों उत्पन्न होते हैं। तो मार्केट इकोनॉमी वह होती है जहां संसाधनों का आवंटन, उत्पादन और मूल्य निर्धारण मांग और आपूर्ति के नियमों पर आधारित होता है। तो बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है? वो वह होती है जहां संसाधनों का आवंटन, उत्पादन और मूल्य निर्धारण मांग और जो आपूर्ति है उनके नियमों पर ही क्या होते हैं? आधारित होता है, ना कि सरकारी आदेशों पर, ना कि प्रॉफिट और लॉस के मेकिंग मतलब प्रॉफिट मेकिंग पे ही वो क्या होता है, प्रॉफिट डिमांड और प्रॉफिट पे ही ये लोग पूरी मार्केट इकोनॉमी चलती है। इसमें कोई सरकारी आदेशों पर कोई नहीं चलता है, कोई राहत की बात नहीं होती है। इस तरह की व्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न होने के कई कारण होते हैं और तो इसीलिए इस तरह की जो व्यवस्था उसमें व्यापार चक्र यानी बिजनेस साइकिल उत्पन्न होने के क्या होते हैं? कई फैक्टर्स होते हैं, कई कारण होते हैं। कारणों को एक एक करके जानेंगे। तो पहला कारण होता है मांग और आपूर्ति में क्या है? असंतुलन यानी फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड सप्लाई। जब किसी उत्पाद की मांग अचानक बढ़ जाती है, तो कंपनियां उत्पादन बढ़ा देती हैं। तो कंपनियां क्या करती हैं? उत्पादन बढ़ा देती हैं, लेकिन जैसे ही मांग घटती है उत्पादन अधिक हो जाता है, जैसे ही मांग घटती है वैसे उत्पादन क्या होता है? अधिक हो जाता है और कंपनियां नुकसान में आ जाती हैं। कंपनियां क्या होती है? नुकसान में आ जाती हैं। यह असंतुलन व्यापार चक्र को जन्म देता है। यह असंतुलन क्या करता है? व्यापार चक्र को जन्म देता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो अगर मोबाइल की मांग अचानक 20% बढ़ जाए, अगर मोबाइल की मांग है वो अचानक 20% बढ़ जाए तो कंपनियां उत्पादन बढ़ा देंगी। तो जो कंपनियां हैं वो उत्पादन बढ़ा देंगी, लेकिन कुछ महीनों में मांग घट जाए तो घटा होगा। तो क्या होगा? लेकिन अगर कुछ महीनों में मांग घट जाए तो क्या होगा? घाटा होगा और मंदी आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी? मंदी आ जाएगी। अब भाई चलते हैं निवेश में उतार चढ़ाव यानी कि फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट। बाजार अर्थव्यवस्था में जो निवेश का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो बाजार अर्थव्यवस्था उसमें जो निवेश का महत्वपूर्ण स्थान होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब निवेश अधिक होता है तो आर्थिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं, लेकिन यदि निवेशक आत्मविश्वास खो देते हैं तो निवेश घटता है और मंदी आ जाती है। समझ में आ गया? देन हम लोग अब नेक्स्ट वाले कारण पे चलते हैं। नेक्स्ट कारण हम लोग का क्या है? उदाहरण पहले देखेंगे इसका कि इन्वेस्टमेंट में यदि व्यापारियों को लगता है कि भविष्य में लाभ नहीं होगा तो वे निवेश यानी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जिससे उत्पादन और रोजगार घटेगा। समझ में आ गया? चलते हैं भाई तीसरे पे कि ब्याज दरों में बदलाव। जो ब्याज दरें होती हैं यानी चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरों में बदलाव, कि जब बैंकों की ब्याज दरें घटती हैं तो लोग अधिक ऋण लेते हैं। कि जब बैंकों की जो ब्याज दरें वो घटती हैं तो लोग क्या करते हैं? अधिक ऋण लेते हैं। ठीक है, जिससे मांग बढ़ती है और विकास होता है। जिससे क्या बढ़ती है? मांग बढ़ती है और विकास होता है। लेकिन जैसे ही ब्याज दरें बढ़ती हैं, जो होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। ऋण लेना महंगा हो जाता है, जो ऋण लेना होता है वो महंगा हो जाता है। मांग घटती है और मंदी आती है। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो यदि बैंक 6% ब्याज पर ऋण दे, यदि जो बैंक है वो 6% ब्याज पर क्या दे दे? ऋण दे, तो लोग ज्यादा खरीद करेंगे। ज्यादा खरीद करेंगे। लेकिन यदि ब्याज 12% हो जाए, लेकिन यदि जो ये ब्याज है वो 12% हो जाए तो लोग खर्च घटा देंगे। तो जो लोग क्या करेंगे? खर्च को घटा देंगे। मुद्रा स्थिति और मूल्य वृद्धि इसका एक मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है इन्फ्लेशन। और बाजार में कीमतें यदि लगातार बढ़ती रहती हैं, जो बाजार है उसमें अगर कीमतें वो लगातार बढ़ती रहती हैं तो उपभोक्ता जो है वो खर्च करना क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इससे उत्पादन घटता है, व्यापार चक्र मंदी की ओर बढ़ता है। इससे क्या होता है? उत्पादन घटता है और व्यापार चक्र मंदी की ओर बढ़ता है। हाई इन्फ्लेशन होती है, उसके बाद लो परचेसिंग पावर तक आता है, फिर लेस डिमांड पर आता है, जिससे रिसेशन होती है। ये पूरा प्रोसेस चलता है। जितना हाई इन्फ्लेशन उतनी लो परचेसिंग पावर रहेगी, डिमांड कम रहेगी, जिससे क्या होगी? मंदी आएगी। समझ में आ गया? वैश्विक कारक ग्लोबल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं भाई? इसको देखो
तो ग्लोबल फैक्टर्स में देखेंगे तो बाजार अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यापार से जुड़ी होती है। जो बाजार अर्थव्यवस्था होती है वो वैश्विक व्यापार से जुड़ी होती है। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में संकट जैसे युद्ध, तेल की कीमतें, आपदा आता है, मतलब यदि जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है यानी इंटरनेशनल मार्केट है उसमें अगर संकट आ जाए, जैसे युद्ध हो जाए, तेल की कीमतें आ जाए, आपदा आता है, तो घरेलू अर्थव्यवस्था में भी प्रभावित होती है। जैसे अभी पाकिस्तान इंडिया का जो भी वॉर चल रही है, ठीक है, अगर इसमें क्या हो जाए तो ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, आपदा हो गया, कुछ भी चीज है उनमें क्या होगा कि दिक्कत होगी, तो सबके पूरे ग्लोबल मार्केट पे भी असर पड़ेगा, इकोनॉमी गिरेगी अगर कोई बड़ी लड़ाई होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के देखें कि अगर 2008 की जो वैश्विक आर्थिक मंदी से क्या हुआ था, अमेरिका से शुरू हुई थी लेकिन भारत सहित दुनिया भर की अर्थव्यवस्था उससे क्या हुई थी, प्रभावित हुई थी। तो ग्लोबल फैक्टर भी इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। तकनीकी परिवर्तन देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं, तो नई तकनीकों के आने से पुराने उद्योग बंद हो सकते हैं। जो नई तकनीकें उनके आने से क्या हो सकते हैं, पुराने उद्योग बंद हो सकते हैं और नई मांग उत्पन्न हो सकती है। और क्या हो सकती है, नई मांग उत्पन्न हो सकती है। यह परिवर्तन कभी तेजी लाता है तो कभी मंदी लाता है। यह परिवर्तन क्या करता है, कभी तेजी लाता है तो कभी क्या करता है, मंदी भी लाता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो डिजिटल कैमरे के आने से फिल्म कैमरे का उद्योग बंद हो गया है। तो किससे उदाहरण के रूप में देखेंगे तो जो डिजिटल कैमरे के आने से क्या हुआ है, फिल्म कैमरे का जो फिल्म में कैमरा चलता था उसका उपयोग बंद हो गया है। जिससे क्या हुआ है, जिससे कुछ कंपनियां क्या हो गई, बंद हो गई, क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपनी चीजों में बदलाव नहीं किया। उसके बाद आते हैं सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत प्रभाव डालती हैं। तो कभी कभी सरकार की नीतियां जैसे कर वृद्धि, सब्सिडी में कटौती हो गई, नियमन बदलने में से भी व्यापार चक्र पर क्या पड़ता है, असर पड़ता है। उदाहरण में देखेंगे तो यदि सरकार पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दे तो महंगाई बढ़ेगी, मांग घटेगी और व्यापार चक्र क्या होगा, प्रभावित होगा। अब हम लोग क्या हैं, लॉ स्टूडेंट हैं। एक कानूनी दृष्टिकोण से व्यापार चक्र का महत्व समझते हैं। तो लॉ व्यू अबाउट क्या है, बिजनेस साइकिल। तो एक कानून छात्र के रूप में समझना बहुत जरूरी है कि व्यापार चक्र का प्रभाव कानून व्यवस्था के सामाजिक न्याय पर भी पड़ता है। एक कानून यानी लॉ स्टूडेंट होने के नाते ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कानून जो व्यवस्था है और जो सामाजिक न्याय पर भी इसका प्रभाव पड़ता है व्यापार चक्र का। ठीक है, मंदी और श्रम कानून। एक मंदी और श्रम कानून है, जैसे कि मंदी के दौरान बड़ी संख्या में छटनी होती है और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और मिनिमम वेजेस एक्ट जैसे कानून क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। अनुबंध और दिवालियापन कानून। मंदी में बहुत सी कंपनियां अपने ऋण चुका नहीं पाती, ऐसे में इंसॉल्वेंसी और बैंक कोड यानी आईबीसी जैसे कानून लागू होते हैं। तो लॉ का क्या है, इसमें बहुत ज्यादा एक महत्व दिखाई दे रहा है। न्याय तक पहुंच। तो मंदी के दौरान गरीब और बेरोजगार वर्ग न्याय पाने में असमर्थ हो सकता है, इसलिए लीगल एड सर्विसेज की भूमिका बढ़ जाती है। क्योंकि मंदी अगर है, रिसेशन है, उसके दौरान जो गरीब और बेरोजगार वर्ग है या वो न्याय पाने में क्या हो सकता है, असमर्थ हो सकता है, इनकेपेबल हो सकता है। तो इसलिए लीगल एड सर्विसेज है या जो भी न्यायपालिका है, ठीक है, तो उनकी ये भूमिका इसमें बढ़ जाती है। और आखिरी में तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पूरा खत्म होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका कंक्लूजन पढ़ते हैं। तो आखिरी में कंक्लूजन क्या कह रहा है, इसमें कंक्लूजन कह रहा है कि व्यापार चक्र किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था का प्राकृतिक और अनिवार्य हिस्सा है। इसमें बता रहा कि जो व्यापार चक्र है वो किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था का प्राकृतिक और अनिवार्य हिस्सा है। यह चक्र न केवल आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, यह चक्र न केवल आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं बल्कि समाज, रोजगार और कानून अर्थव्यवस्था पर भी क्या डालते हैं, गहरा प्रभाव डालते हैं। व्यापार चक्र के कारणों को समझकर ही हम आर्थिक नीतियों की दिशा तय कर सकते हैं। और व्यापार चक्र के कारणों को समझकर ही हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक नीतियों की दिशा तय कर सकते हैं। जैसे कि मंदी से निपटने के लिए स्टिमुलस पैकेज, जैसे मंदी से निपटने के लिए स्टिमुलस पैकेज या मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ब्याज दरों में बदलाव करना अति आवश्यक होता है। और यहाँ पे लोगों का पूरा कंक्लूजन समाप्त हो गया। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सेमेस्टर से हर एक टॉपिक का रिवीजन चार्ट आपको पढ़ा रहे हैं, जिससे आप एक बार देख लें या स्क्रीनशॉट लेके रख लें और पेपर देखने पहले आप रिवीजन चार्ट को पढ़ के जाओ, देन अपने हिसाब से आप पूरा इस क्वेश्चन को ड्राइव कर दें। व्यापार चक्र का रिवीजन चार्ट देखेंगे तो नाम क्या पढ़ के आए लोग, पीछे विवरण देख लो, रिवीजन में एक्सटेंशन पढ़ के आए जिसमें उत्पादन, निवेश, रोजगार और मांग में वृद्धि होती है।
शिखर का मतलब हो गया वृद्धि चरम पर पहुंच जाती है, महंगाई शुरू हो सकती है। मंदी से क्या होगा, मांग और उत्पादन में गिरता है और बेरोजगारी बढ़ती है। निचला स्तर ट्रफ देखेंगे तो अर्थव्यवस्था सबसे नीचे है, निराशा और ठहराव इसमें बहुत ज्यादा दिखता है। पुनरुद्धार रिकवरी होती है तो सरकार और बाजार की मदद से सुधार होता है और रीअसेसमेंट होता है उस चीज का। ठीक है, कारण देखते हैं, कॉजेज देखते हैं तो कारक और प्रभाव देखेंगे। मांग आपूर्ति असंतुलन, अत्यधिक या कम उत्पादन से उतार चढ़ाव होता है। निवेश में बदलाव होगा तो निवेशक या का आत्मविश्वास घटेगा तो मंदी आ सकती है। ब्याज दरें बढ़ेगी, कम दरों में वृद्धि है, अधिक दरों से मंदी है। मुद्रास्फीति देखेंगे तो मूल्य वृद्धि से उपभोक्ता खर्च कम करता है। वैश्विक घटना देखेंगे तो युद्ध, महामारी आदि से व्यापार ठप हो सकता है भाई। तकनीकी परिवर्तन देखेंगे तो पुराने उद्योग बंद और नए क्या होंगे, चालू होंगे, जिससे स्थिरता आती है। सरकारी नीति देखेंगे तो टैक्स सब्सिडी नियमों के बदलने पर से क्या होता है, असर होता है। कानूनी दृष्टिकोण देखते हैं तो कानूनी दृष्टिकोण से देखेंगे तो क्या था बिजनेस साइकिल का, कानूनी दृष्टिकोण से देखेंगे बिजनेस साइकिल को, तो कानूनी दृष्टिकोण से क्या बता रहा है कि कानून कितने होते हैं इसमें कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, आईवीसी, इंसॉल्वेंसी कोड होगा, लीगल एड अथॉरिटीज हो गई। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट देखेंगे तो छटनी और हड़ताल के दौरान श्रमिकों की रक्षा होती है। कंपनियों के दिवालिया होने के पर न्यायपूर्ण समाधान निकलता है आईवीसी से। और लीगल मंदी में गरीबों को निःशुल्क न्याय सेवा इसकी मदद से दी जा सकती है। याद रखने की ट्रिक अगर देखेंगे तो वीपीआर चलो देख सकते हैं। वी से विस्तार, पी से पीक हो गया, आर से रिसेशन यानी मंदी हो गई, टी से ट्रफ हो गया। जब वो क्या कह रहे हैं, निचला स्तर, और आर से होगा रिकवरी, पुनरुद्धार। इससे आप उसको बिजनेस साइकिल को आसानी से याद कर सकते हैं और रख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग का पूरा टॉपिक खत्म हो गया, बिजनेस साइकिल व्यापार चक्र जो हम लोग पढ़ रहे थे। और कैसा लगा ये आपको आज वीडियो? मेरे हिसाब से ठीक ही लगा होगा, और नहीं समझ में आया तो 1.5x की स्पीड पर लाके एक दो बार देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ऐसी ही वीडियो इसके लिए आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।